नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आधुनिक भारत में एक नए अध्याय के साथ हम उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है किसान आंदोलन। ठीक है, किसान विद्रोह या किसान आंदोलन। किसान आंदोलन या किसान विद्रोह। देखिए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अगर आप देखें तो ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी नीति थी उसका सर्वाधिक कहर अगर बरपा तो वो किसानों पर बरपा। यानी अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीति का सबसे बड़ा शिकार कोई बना तो वो किसान बना। आप देखेंगे कि किसानों के विद्रोह के कई कारण थे कि भाई ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसान विद्रोह किए तो क्यों किए। तो अगर हम कारण पर जाते हैं तो इसके अनेक कारण देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ तो ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। ये ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की जो प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ थीं वो किसानों के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। अब आप ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक आर्थिक नीतियों में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति अगर आप देखें, ब्रिटिश सरकार धन निष्कासन के लिए हमेशा भू राजस्व की दर ऊंची रखी। तो पहली चीज़ तो यह है कि ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति के अंतर्गत किसानों से अत्यधिक कर वसूल किया जाता था। ठीक है, अत्यधिक कर की वसूली की जाती थी। इसके अतिरिक्त सरकार तो शोषण करती ही थी वे अत्यधिक कर के द्वारा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जमींदार, महाजन, गांव का मुखिया, ये सब वर्ग थे जो किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति का परिणाम क्या होता है कि किसान गरीब हो जाता है। अत्यधिक कर देना पड़ा, अन्य शोषण के कारण किसान क्या हो गए, अत्यधिक गरीब हो गए, उनकी क्रय शक्ति समाप्त हो जाती है। और साथ ही जब उन्हें कभी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें ऋण लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। परिणाम स्वरूप भारत के किसान जो है कर्ज के बोझ से दबते गए। तो ये उनकी भू राजस्व नीति थी जिसके कारण किसान न केवल गरीब हुआ बल्कि वो कर्ज के बोझ से भी दब गया। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा वाणिज्यिक फसलें को प्रोत्साहन, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार को द्वारा जो है भारत में वाणिज्यिक फसलें, बागवानी फसलों को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया। तो सीधी सी बात आप जानते भी हैं, पीछे मैंने बताया था कि ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता रहे, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में वाणिज्यिक फसलों को क्या किया, प्रोत्साहन दिया। अब वाणिज्यिक फसलों के प्रोत्साहन जब दिया तो किसानों को वाणिज्यिक फसलों के लिए महाजनों से ऋण लेना पड़ा। तो यहाँ भी कर्ज के बोझ से दब गए। दूसरी चीज़, वो अपनी मर्जी से फसल नहीं उगा सकते थे, इसकी बहुत कम कीमत मिलती थी, इससे उनकी स्थिति दयनीय होती गई। और तीसरी चीज़ ये थी कि खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है। तो ऐसी स्थिति में भी किसानों की स्थिति बड़ी ख़राब होती गई। कभी अकाल वगैरह पड़ा तो उनके पास स्वयं खाने के लिए अनाज नहीं होता था।
तो इस कारण से भी आप देखेंगे कि किसानों ने विद्रोह किया। फिर आप देखेंगे कि विश्व युद्धों से उत्पन्न परिस्थितियों से तो विश्व युद्धों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण भी ये विद्रोह किए, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान अगर देखा जाए, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, इस दौरान अगर आप देखें तो किसानों से बहुत कम मूल्य पर सरकार जो है अनाजों की खरीदारी करती थी और उसे यूरोप भेज देती थी। तो इससे किसानों में बहुत ज़्यादा रोष पैदा हुआ, किसानों पर अतिरिक्त कर लगा दिया जाता था। तो इससे भी किसान समय समय पर क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। फिर किसान आंदोलन को प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण अगर देखा जाए तो 1917 की रूसी क्रांति थी। रूस में साम्यवादी दल की स्थापना हुई और फिर आप देखेंगे कि रूसी साम्यवादी दल के परिणाम स्वरूप 1917 में रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जब रूस में मजदूरों की सरकार स्थापित हुई, किसानों की सरकार स्थापित हुई, तो इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा और भारत में भी साम्यवादी दल की स्थापना हुई, जिसने किसानों और मजदूरों को संगठित करना शुरू किया। और इस तरह से रूसी क्रांति के बाद भारत में किसान जागरूक हुए, संगठित हुए और समय समय पर संगठित विद्रोह करने लगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कृषक आंदोलन के क्या कारण थे, तो इन कारणों को आप विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रमुख किसान आंदोलनों में अगर देखा जाए तो है बंगाल का नील आंदोलन। जो बंगाल का नील आंदोलन हुआ 1859-60 में हुआ। ठीक है, आप देखेंगे कि अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो भी आंदोलन किए, उनमें नील आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद तुरंत बाद होने वाला ये आंदोलन था, विद्रोह था। अब नील आंदोलन क्यों हुआ, ये अगर आप देखें तो बंगाल में अंग्रेज निलहे होते थे, अंग्रेज निलहे। अब यहाँ निलहे से क्या मतलब है, ऐसे अंग्रेज जिनके अपने नील के कारखाने होते थे। तो अनेक अंग्रेज बंगाल में अपने नील शोधन के कारखाने लगाए हुए थे, उन्हीं अंग्रेज़ों को निलहे के नाम से जाना जाता था। अब ये जो अंग्रेज निलहे थे, इनको कच्चा माल के रूप में नील चाहिए, नील खेती की जाती है, तो वो कच्चा माल चाहिए था। तो इन अंग्रेज निलहों ने बंगाल के किसानों से एक इकरारनामा किया, एक शर्तनामा लिखवाया कि आपको अपनी भूमि के कुछ हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य होगी, यानी हमारे लिए आप नील की खेती अवश्य करेंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि उस शर्तनामे में नील का जो मूल्य होता था बहुत कम होता था, तो इससे किसानों में बड़ा रोष रहता था कि हमें नील का मूल्य बहुत कम दिया जाता है और हम दूसरी फसल पैदा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने शर्तनामा लिख दिया है। तो इसके कारण जो है बंगाल के नील किसानों में या बंगाल के किसानों में बहुत ज़्यादा रोष था। ठीक, अब अगस्त 1859 की घटना है। 1859 ईस्वी में कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे हेमचंद्राकर। ठीक है, ये और कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर से
एक फरमान आदेश पढ़ने में थोड़ी सी भूल हो गई और उसका परिणाम ये हुआ कि बंगाल में नील की खेती ही बंद होने लगी। अब वो क्या फरमान था इनका, हेमचंद्राकर ने पुलिस के नाम एक फरमान जारी किया। फरमान ये जारी किया कि नील से संबंधित विवादों में, जो भी नील से संबंधित विवाद चल रहे हैं, उनमें भूमि पर, जो खेत है, भूमि पर किसानों का अधिकार बना रहेगा, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से फसल उगा सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने फरमान जारी कर दिया पुलिस के नाम कि नील से संबंधित विवादों में भूमि पर रैयतों का अधिकार बना रहेगा, किसानों का अधिकार बना रहेगा और वो अपनी मर्जी से फसल उगा सकते हैं। तो भूल कहाँ हुई? भूल ये हुई कि भूमि पर तो किसान का अधिकार बना रहेगा, लेकिन ये था कि वो अपनी मर्जी से फसल नहीं उगा सकते जब तक विवाद चल रहा। लेकिन इन्होंने आदेश जारी कर दिया कि वो अपनी मर्जी से फसल उगा सकते हैं। परिणाम क्या हुआ कि बिल्कुल आग की तरह ये आदेश पूरे बंगाल में फैल गया और फिर आप देखेंगे कि किसान नील की खेती करना बंद कर दिया। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो नदिया ज़िले में गोविंदपुर गांव हुआ करता था। तो गोविंदपुर गांव से ही ये नील आंदोलन की शुरुआत होती है और यहाँ पर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इनके नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया, ठीक है। तो नील आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उत्तर होगा गोविंदपुर गांव से। किसके नेतृत्व में होती है? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो यहाँ इन दोनों के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। अब देखते देखते बंगाल के जिन क्षेत्रों में नील की खेती होती थी, हर जगह किसानों ने नील की खेती बंद कर दिया। अब अंग्रेज निलहों ने किसानों पर हमले कराए, लाठीचार्ज कराए, फिर भी किसान शांत रहे और अपना आंदोलन चलाते रहे। उन्होंने धमकी भी दिया कि हम जमींदारों के साथ मिलकर के आपके भू राजस्व में वृद्धि कर देंगे, फिर भी किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बंगाल के नील आंदोलन को जो है बुद्धिजीवियों का भी समर्थन मिला। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था, ठीक है, इनका भी समर्थन प्राप्त होता है। अब बुद्धिजीवी लोगों में अगर आप देखें तो उदाहरण के लिए हिंदू पैट्रियाट, ये एक अखबार था, हिंदू पैट्रियाट, और इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। याद रखिएगा, इन सबसे प्रश्न मिलेंगे आपको, सीधा प्रश्न। तो हिंदू पैट्रियाट अखबार के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। और इन्होंने नील किसानों के शोषण को लगातार छापते रहे, उनकी बातों को लगातार उजागर करते रहे। इसी तरह आप देखेंगे कि दीनबंधु द्वारा रचित नाटक नील दर्पण था, नील दर्पण, ठीक है। ये अब दीनबंधु ने इस नील दर्पण नाटक में आप देखेंगे कि किसानों के शोषण को बड़ी बारीकी से उजागर किया। फिर आगे आप देखेंगे कि जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, ये तो इस ईसाई मिशनरियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। परिणाम क्या होता है कि इन सब का असर सरकार पर पड़ा। भाई अखबारों में छपने लगा, साहित्य में छपने लगा, मिशनरियों ने भी विरोध समर्थन किया। तो परिणाम क्या हुआ कि सरकार पर असर पड़ा और सरकार ने सारे मामले की जांच के लिए 1860 ईस्वी में ये नील आयोग का गठन कर दिया।
एक नील आयोग गठित कर दिया गया कि सारे मामले की क्या होगी, जांच की जाएगी। अब इस नील आयोग के अध्यक्ष थे सी टोनकार, ठीक है। तो ये नील आयोग के अध्यक्ष थे और इसके 3 अन्य सदस्यों में एक भारतीय सदस्य भी था और भारतीय सदस्य थे चंद्रमोहन चटर्जी, ठीक है। तो इस तरह से सारे मामले की जांच के लिए ये नील आयोग गठित हो जाता है। नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किसानों के शोषण की बात की कि वास्तव में नीलहों द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण किया जाता है, ठीक है। और फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1860 में एक अधिसूचना जारी करती है और इस अधिसूचना के अनुसार अब बंगाल के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी वो अपनी मर्जी से अब खेती कर सकेंगे और जो भी विवाद हैं, सारे मामले हैं, उनका विधि पूर्वक जो है निपटारा किया जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि किसानों का यह अहिंसक आंदोलन जो बहुत शांतिपूर्वक, बहुत संगठित, धैर्य के साथ चलाया गया, वो सफल रहा है। तो ये था बंगाल का नील आंदोलन, ठीक है। अब कुछ आगे अन्य आंदोलनों में अगर आप देखें तो एक पावना विद्रोह, ये भी किसान आंदोलन है, ठीक है। 1873। अब पावना विद्रोह ये भी बंगाल में हुआ। बंगाल में जो पावना जिला था, तो पावना जिला के जो जमींदार थे वो किसानों पर भू राजस्व की दर बढ़ा दिए थे और इसके कारण पावना जिले के किसान बहुत असंतुष्ट थे और इसलिए कि भाई हम पर भू राजस्व की दर अत्यधिक बढ़ा दी गई है, ठीक है। पावना जिले के यूसुफ शाही परगना था। तो 1873 में पावना जिले के यूसुफ शाही परगने में जिले के किसान एकत्र हुए और यहीं पर आप देखेंगे कि एक किसान सभा की स्थापना की गई, ठीक है। और जमींदारों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया, ठीक है। अब पावना विद्रोह के नेता अगर देखा जाए तो इसके नेता थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभूपाल आदि, ठीक है। ये इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पावना के किसानों ने ये घोषणा की थी कि हम महारानी विक्टोरिया के रैयत हैं और उन्हीं की रैयत बने रहना चाहते हैं, जमींदारों के हम रैयत नहीं रहना चाहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही इस आंदोलन की। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कैंपवेल ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया था कि पावना विद्रोह उपयुक्त है और अंत में सरकार ने 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया और इसके द्वारा जमींदारों के विरुद्ध किसानों को कुछ संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पावना विद्रोह हुआ था। अब इसी तरह आगे अगर किसान आंदोलनों में देखें तो एक आंदोलन है दक्कन उपद्रव। दक्कन उपद्रव 1874-75, ठीक है। अब दक्कन उपद्रव को अगर देखा जाए तो ये है महाराष्ट्र में पूना और अहमदनगर जिले में हुआ। वास्तव में महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से अत्यधिक भू राजस्व वसूल किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में गुजराती मारवाड़ी महाजन भी आकर के बस गए थे, जो किसानों को अधिक ब्याज दर पर कर्ज देते थे, और किसान जब कर्ज नहीं अदा कर पाता था तो ये महाजन किसानों की ज़मीनें, घर न्यायालय के माध्यम से अपने नाम करवा लेते थे। चूँकि डिक्री न्यायालय इनके पक्ष में देता था तो इस कारण किसान की ज़मीन और घर महाजन के नाम हो जाता था। इससे किसानों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त था। दिसंबर 1874 में कालूराम नामक एक साहूकार था, महाजन था, इसने एक किसान के खेत और घर अपने नाम करवा लिया। परिणाम क्या हुआ कि इस घटना से किसानों में अत्यंत रोष व्याप्त हुआ, गुस्सा आया, और उन्होंने पहले तो महाजनों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू किया, लेकिन बाद में महाजनों के घरों पर हमले बोल दिए। उनके जो भी ऋण के दस्तावेज थे सब जला दिए, जो न्यायालय के निर्णय थे वो जला दिए। तो पूरे पूना और अहमदनगर ज़िले में किसानों का रौद्र रूप सामने आ गया। परिणाम क्या हुआ कि सरकार महाजनों की रक्षा के लिए पुलिस फोर्स भेजा और अंत में पुलिस ने जो है किसानों के आंदोलन का दमन कर दिया। इस आंदोलन के बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 ये पारित किया, और इस अधिनियम के द्वारा महाजनों के विरुद्ध किसानों को कुछ संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये हमने आपको दक्कन उपद्रव के बारे में बताया, उसकी चर्चा की। और आगे के किसान आंदोलनों को हम देखते हैं। आप देखेंगे कि मोपला विद्रोह, ये भी किसान विद्रोह था। अब मोपला विद्रोह कहाँ होता है? मालाबार तट यानी केरल। तो ये विद्रोह का केंद्र कहाँ रहा? केरल रहा। जो मोपला किसान थे ये मुसलमान थे, ठीक है, और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। मोपला कौन थे? मुसलमान। और दूसरी चीज़ क्या थे? आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी गरीब थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ का जो जमींदार होते थे वो हिंदू होते थे। तो यहाँ के जमींदार जो है नायर, जेमनी, जिनमी, ये सब उच्च वर्ग के हिंदू थे। तो यहाँ एक तो पॉइंट ये आप समझने की है कि किसान मुसलमान और जमींदार उच्च वर्ण के हिंदू हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात। अब जमींदारों को जो है पुलिस और राजस्व अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता था,
और इसी कारण जमींदार इन मोपला किसानों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर उनका शोषण करते थे। तो यहाँ मेन समस्या यह है कि जमींदारों द्वारा मोपला किसानों का क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था। ठीक है। अब आप देखेंगे कि 1836 से 54 के बीच में इस क्षेत्र में लगभग 22 मोपला विद्रोह हुए। इसके बाद भी 1882, 85 और 96 में भी विद्रोह हुए। यानी निरंतर इनके विद्रोह चलते रहते थे और इन विद्रोहों के दौरान मोपला किसान जमींदारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे, जला देते थे, मंदिरों को नष्ट करते थे। ये सब विद्रोह के दौरान होता था। ठीक है। फिर आगे चल कर के ये विद्रोह 1920-21 में पुनः फूट पड़ा और इस समय अगर देखा जाए तो 1921 में क्या था कि असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चल रहा था। और जब इस समय मोपला विद्रोह हुआ तो इस समय मोपला विद्रोह को राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन भी प्राप्त हुआ। ये एक महत्वपूर्ण बात, यानी जो 1921 में मोपला विद्रोह होता है उसे राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि गांधी जी, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ इस आंदोलन को। अब खिलाफत आंदोलन, चूँकि वो भी मुस्लिम आंदोलन था और मोपला आंदोलन भी मुस्लिम आंदोलन है, मुस्लिम किसानों का आंदोलन, तो ऐसे में आप देखेंगे कि दोनों की बैठकों में बहुत अंतर नहीं रहा। अब खिलाफत आंदोलन के कारण इस समय मोपला विद्रोह को काफ़ी बल मिला। परिणाम क्या हुआ कि सरकार ने खिलाफत आंदोलन की बैठकों पर रोक लगाई, खिलाफत नेताओं की गिरफ्तारी करना शुरू किया। इसी दौरान एक खिलाफत नेता अली मुसलियार थे। ये खिलाफत नेता भी थे और मोपलाओं के संगठनकर्ता भी थे। सरकार ने इनकी गिरफ्तारी का भी आदेश जारी किया। एक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक मस्जिद पर छापा मारा गया। अली मुसलियार तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन मस्जिद पर छापा मारे जाने की खबर बिल्कुल बिजली की तरह पूरे मोपला क्षेत्र में फैल गई और परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में मोपला एकत्र हो गए। पुलिस ने इन पर गोली चलाई, कई मोपला मारे गए, तो मोपला भी हिंसक हो गए। उन्होंने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसी समय ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को उकसा दिया। परिणाम स्वरूप ये एक सांप्रदायिक संघर्ष में परिवर्तित हो गया, हिंदू बनाम मुसलमान। यद्यपि ये कोई सांप्रदायिक संघर्ष नहीं था, वास्तव में ये शोषक और शोषित के बीच की लड़ाई थी, लेकिन चूंकि यहाँ किसान मुसलमान थे और जमींदार हिंदू थे, इसका लाभ उठा करके सरकार ने इसे सांप्रदायिक रूप प्रदान कर दिया। तो ये अंत में दिसंबर 1921 में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो ये हमने आपको मोपला विद्रोह के बारे में बताया। अब कुछ अन्य विद्रोहों की तरफ, अन्य किसान विद्रोहों की तरफ हम चलते हैं। कुछ अन्य किसान विद्रोहों में अगर आप देखें तो संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, यहाँ संयुक्त प्रांत से तात्पर्य उत्तर प्रदेश से है। अवध और आगरा, ये मुगल काल में दो अलग अलग प्रांत होते थे। इन्हीं दो प्रांतों को जब जोड़ दिया गया तो इसे संयुक्त प्रांत, ज्वाइंट प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो संयुक्त प्रांत में भी किसान संगठित हुए और सरकार के विरुद्ध आंदोलन किए। अब संयुक्त प्रांत में अगर देखा जाए तो एक तरफ तो जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था,
दूसरी तरफ जो है अकाल आदि के समय किसानों की स्थिति दयनीय हुई, महंगाई, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज पर कर्ज देना, तमाम इस तरह की समस्याएं थी, जिसके कारण यहाँ का किसान असंतुष्ट हुआ और अंततः ब्रिटिश सरकार के विरोध में उतरा। अब देखेंगे कि 1918 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, एवं गौरी शंकर मिश्र, इन नेताओं के नेतृत्व में 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना होती है 1918 में। इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश किसान सभा ने किसानों को संगठित करना प्रारंभ किया। फिर इसी समय अगर देखें तो अवध क्षेत्र में बाबा रामचंद्र, इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। बाबा रामचंद्र सन्यासी वेश में रहते थे और ये गांव में सभाएं करते थे और इनकी सभाएं रात में होती थी और ये रामचरितमानस के पाठ के द्वारा, रामचरितमानस की कथा के द्वारा किसानों को जागरूक करते थे, किसानों को संगठित करते थे। तो इस तरह से अवध क्षेत्र में किसानों को संगठित करने का कार्य किसने प्रारंभ किया? बाबा रामचंद्र ने। ठीक, अब बाबा रामचंद्र ने ही 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना की। अवध किसान सभा, तो अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? बाबा रामचंद्र। 1920 में प्रतापगढ़ में ये किसान सभा स्थापित होती है। ठीक, और इस तरह से आप देखेंगे कि संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, संगठित हुए किसान। इसी समय आप देखेंगे कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और इस असहयोग आंदोलन में संयुक्त प्रांत के किसानों ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी की। इसमें किसानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। 6 जनवरी 1921 को फुर्सतगंज बाजार, ये रायबरेली क्षेत्र में फुर्सतगंज बाजार में किसानों का एक विशाल सम्मेलन हुआ। जमींदारों के शोषण, महाजनों के अत्याचार के विरोध में ये एक कृषक सम्मेलन होता है और फिर यहाँ पुलिस पहुँचती है और किसानों पर गोली चला देती। कई किसान इसमें मारे गए। तो इस तरह से इस घटना से थोड़ा सा संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि अवध क्षेत्र में कुछ और आंदोलन हुए। अब इसी तरह एक था एका आंदोलन, ये भी संयुक्त प्रांत का ही आंदोलन था 1921-22 में। अब एका आंदोलन अगर देखा जाए तो ये आंदोलन अवध क्षेत्र में सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, इन जिलों में ये आंदोलन चला। इस आंदोलन का कारण ये था कि इस क्षेत्र के जमींदारों ने किसानों पर लगान की दर बहुत बढ़ा दिया था और जो किसान लगान नहीं दे पाते थे उनकी ज़मीनें उनसे छीन लेते थे। ये यहाँ की समस्या थी और इसी समस्या के कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर एका आंदोलन चला। एका आंदोलन के नेता मदारी पासी एवं सहदेव थे। तो ये मदारी पासी और सहदेव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। वास्तव में इस आंदोलन का नेतृत्व निम्न जात पिछड़े वर्ग के लोगों के हाथों में ही रहा और इसका नेतृत्व मुख्यतः यादवों और पासी जाति के लोगों के हाथ में था। ठीक है,
अब इस आंदोलन के नेताओं ने ये घोषणा किया, किसानों को आदेश जारी किया कि आप सुनिश्चित लगान दें, जो लगान है बढ़ी हुई लगान मत दें, सुनिश्चित लगान दें और उसकी रसीद मांगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो खेत आपसे जमींदार छीन लिए हैं उन पर अपना कब्जा बनाए रखें, कब्जा ना छोड़ें। तो इस तरह से यह एक आंदोलन चला। अंत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए पुलिस ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। अंततः 1925 में अवध टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, अवध मालगुजारी अधिनियम पारित हुआ और इसके द्वारा किसानों को जमींदारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण दिया गया। अब देखते हैं कुछ अन्य किसान आंदोलनों में बारदोली सत्याग्रह। उन्नीस सौ 28 ये बारदोली सत्याग्रह, ये भी एक कृषक आंदोलन है जो 1928 में हुआ। अब बारदोली सत्याग्रह के बारे में अगर आप देखें तो बारदोली गुजरात में सूरत ज़िले में स्थित एक तालुका है। ये क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अब बारदोली तालुका में सरकार ने क्या किया कि जो भू राजस्व था, भू राजस्व में 27% की वृद्धि कर दी। बारदोली तालुका में सरकार ने क्या किया कि 27% की भू राजस्व में वृद्धि कर दी। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये मंदी का दौर था और मंदी के दौर में कपास का मूल्य बहुत गिर गया था, ठीक है। तो इसके कारण किसानों के पास पैसा भी नहीं था, कपास का मूल्य बहुत नीचे आ गया था, ये भी एक समस्या थी। अब जब इसकी जानकारी कांग्रेस को मिली तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के किसानों की अगुवाई करने के लिए उनसे आग्रह किया कि आप जाइए और यहाँ किसानों का नेतृत्व दीजिए। और फिर 1928 में वल्लभ भाई पटेल बारदोली पहुँचे और इनके नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह बारदोली सत्याग्रह होता है। वल्लभ भाई पटेल ने पूरे बारदोली तालुका को 13 शिविरों में बांट दिया और हर शिविर में एक अनुभवी नेता की नियुक्ति की। ये एक अहिंसक आंदोलन था। अब लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या किया गया कि बारदोली सत्याग्रह नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। एक गुप्तचर विभाग भी स्थापित किया गया जिससे सरकार की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। इस सत्याग्रह में महिलाओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है और आप देखेंगे कि इस सत्याग्रह में शारदा बेन शाह, मीठू बेन पेटेट, शारदा मेहता और अन्य तमाम महिलाओं ने जनसभाएं की, लोगों को जागरूक किया। तो ये सारी चीज़ें, तो महिलाओं की भूमिका जो है इसमें महत्वपूर्ण रही है। इसी आंदोलन के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। सरदार का मतलब नेता, कि ये हमारे नेता हैं। गांधी जी भी गए यहाँ और उन्होंने भी वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। फिर इन सब का सरकार पर असर पड़ा और सरकार ने सारे मामले की जांच के लिए एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल के नेतृत्व में इसकी जांच कराई। मैक्सवेल ने बढ़े हुए कर को अनुचित बताया कि इस समय बारदोली में जो भू राजस्व बढ़ाया गया है वो बिल्कुल अनुचित है और अंततः सरकार ने 27% जो वृद्धि की गई थी इसे घटाकर केवल 6.03% बढ़ा करके ये मामला शांत किया। तो इस तरह से
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह अहिंसक किसान आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। तो ये बारदोली सत्याग्रह था। अब हम देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, देखिए 1930 के दशक तक अगर देखा जाए तो 1930 के दशक तक अनेक प्रांतीय किसान सभाओं की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, अनेक प्रांतीय किसान सभा स्थापित हो गए। उत्तर प्रदेश में किसान सभाएं बन गई थी, बिहार में बन गई थी, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, अनेक प्रांतों में किसान सभाएं स्थापित हो गई थी। लेकिन अभी तक किसानों का कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं था। ठीक है, तो अब किसान नेताओं का ये रहा कि एक अखिल भारतीय किसान सभा बनाई जाए। तो अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने के उद्देश्य से ही 1935 में विभिन्न प्रांतों के किसान नेताओं की बैठक मद्रास में हुई। ठीक है, विभिन्न किसान नेताओं की बैठक कहाँ होती है? मद्रास में होती है। और यहीं पर यह निर्णय लिया गया कि एक अखिल भारतीय किसान संगठन का निर्माण किया जाएगा। और इसी निर्णय के बाद फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा, ये अखिल भारतीय किसान संगठन बन गया, जो इसका नाम क्या रखा गया? अखिल भारतीय किसान सभा। अब इस अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बिहार के किसान नेता सहजानंद सरस्वती बने। तो ये सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान नेता थे, ये इसके अध्यक्ष बने। और इसके महासचिव थे आंध्र प्रदेश के किसान नेता प्रोफेसर एन.जी. रंगा। प्रोफेसर एन.जी. रंगा। तो प्रोफेसर एन.जी. रंगा ये अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव बने और ये आंध्र प्रदेश के किसानों के संगठनकर्ता थे, नेता थे। इस तरह से ये अखिल भारतीय किसान सभा स्थापित हो जाती है। अब अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन या पहला सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ। सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष ही थे। अब इस किसान सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित हुए, वो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया, ये पहले तो उद्देश्य घोषित किया गया कि अखिल भारतीय किसान सभा का उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र कराना है। तो एक तो ये उद्देश्य जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था? भारत से अंग्रेजी शासन को समाप्त करके भारत को स्वतंत्र कराना। ठीक है, ये उद्देश्य था। अब यहीं ये निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया जाएगा। तो 1 सितंबर को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो इस तरह से ये किसानों का अखिल भारतीय संगठन बना। अब किसानों को आंदोलन के लिए प्रशिक्षित करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भाई अहिंसा का आंदोलन करना है तो इसके लिए कैसे आंदोलन करना है ये उनको प्रशिक्षित किया जाना था। तो इसी संदर्भ में अगर देखें तो 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक स्थान है निदुब्रोल। कौन सा स्थान है? निदुब्रोल। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किस जिले में है? गुंटूर जिले में। ठीक है, और यहाँ पर किसानों को आंदोलन के लिए प्रशिक्षण देने के लिए अगर आप देखें तो प्रशिक्षण देने के लिए पहला किसान स्कूल की स्थापना हुई। पहला किसान स्कूल खोला गया। ये देखिए, तो पहला किसान स्कूल कहाँ स्थापित होता है? आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में निदब्रोल नामक स्थान पर। ठीक है,
तो ये एक महत्वपूर्ण बात। अब 1942 ईस्वी तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और किसान आंदोलन दोनों साथ साथ चलते रहे, और इससे न केवल राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ बल्कि किसान संगठन भी बहुत मजबूत हुआ। लेकिन आगे चल करके यानी 1942 के बाद अगर आप देखें तो किसान जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से दूर होता गया, और जब किसान राष्ट्रीय आंदोलन से दूर होता गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि आगे न केवल किसान आंदोलन का जनाधार कमज़ोर हुआ बल्कि इसमें फूट भी पड़ने लगी। तो ये हमने आपको अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में चर्चा की। अब कुछ अन्य किसान आंदोलनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। अन्य किसान आंदोलनों में अगर आप देखें तो हम आपको एक आंदोलन बताते हैं, बिजौलिया आंदोलन के बारे में। बिजौलिया यह आंदोलन 1913 से प्रारंभ होकर 1941 तक चलता रहा। अब बिजौलिया के बारे में अगर आप देखें तो बिजौलिया राजस्थान में मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, और मेवाड़ रियासत के अंतर्गत बिजौलिया एक जागीर हुआ करती थी। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत बिजौलिया क्या थी? एक जागीर थी। ठीक है। अब बिजौलिया का जो जागीरदार था वो यहाँ के किसानों से 84 प्रकार के कर लेता था। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर लिया करता था। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ का जागीरदार किसानों का कितना शोषण करता था। 1913 में ब्रह्मदेव और चारण के नेतृत्व में बिजौलिया के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, और इन्होंने भूमि पर खेती ही नहीं की। परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मदेव और चारण को जो है गिरफ्तार करके बिजौलिया से निर्वासित कर दिया गया। फिर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्रांतिकारी भूप सिंह पहुँचते हैं, और भूप सिंह जो है यहाँ सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। लेकिन भूप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और भूप सिंह को गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भूप सिंह ने भी सत्याग्रह किया, लेकिन उनका आंदोलन भी बंद हुआ। बाद में यद्यप भूप सिंह जब जेल से रिहा होते हैं तो विजय सिंह पथिक के नाम से पुनः बिजौलिया पहुंचते हैं और वहां सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, इन सारे आंदोलनों का जो प्रभाव अगर देखें तो मेवाड़ के राजा पर पड़ा, और जब मेवाड़ के राजा पर पड़ा तो मेवाड़ के शासक ने फिर किसानों से भी कुछ कर किसानों पर कम किया जाए इसकी पहल करना शुरू किया। और फिर 1922 ईस्वी में एक अंग्रेज प्रतिनिधि हालैंड ये बिजौलिया पहुंचता है, और हालैंड की मध्यस्थता में बिजौलिया के किसानों और वहाँ के जागीरदार के बीच में समझौता हुआ, और इस समझौते से 35 करों को समाप्त किया गया। जो 84 कर लिए जाते थे बिजौलिया के किसानों से, उनमें से 35 कर क्या कर दिए गए? समाप्त किए गए। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में, भाई 84 में 35 कम कर दिए गए तो 49 कर अभी भी तो बचे, और अभी भी किसानों का शोषण हो रहा था। अब इसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान के एक नेता माणिक लाल वर्मा हुए, ये जमनालाल बजाज से मिले, और जमनालाल बजाज को जो है बिजौलिया के कृषक आंदोलन की बागडोर सौंपी, और फिर जमनालाल बजाज लगातार संघर्ष करते रहे, प्रयत्न करते रहे, और उनके प्रयत्नों से फिर आप देखेंगे कि 1941 ईस्वी में बिजौलिया के किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ। अब उन्हें केवल वैध या कानूनी कर ही देना होगा, अन्य अवैध कर समाप्त कर दिए गए। इस तरह से आप देखेंगे कि एक लंबी लड़ाई के बाद बिजौलिया का जो कृषक आंदोलन था वो सफल हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन आपने देखा।
अब इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कुछ और कृषक आंदोलन होते हैं। अब इन कृषक आंदोलनों में अगर देखा जाए तो एक बिहार का बकास्त आंदोलन था। बिहार का बकास्त आंदोलन 1946 से 48। अब ये बिहार का बकास्त आंदोलन क्या है, बकास्त किसान आंदोलन? तो वास्तविकता ये है कि बिहार का जो बकास्त कृषक था, तो ये बकास्त का मतलब ऐसा किसान जिसको भूमि पर खेती करने का कोई वैधानिक अधिकार ना हो। ऐसे किसान जिसके पास भूमि अधिकार का कोई वैधानिक, भूमि पर खेती करने का कोई वैधानिक अधिकार ना हो, उन्हें क्या कहा गया है? बकास्त। अब जमींदारों द्वारा इन बकास्त किसानों से बिना उन्हें बताए ही उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी और दूसरे किसान को दे दी जाती थी। इससे बिहार के बकास्त किसानों में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त था। और फिर आप देखेंगे कि 1946 ईस्वी में बिहार के अनेक जिलों में, जैसे मुंगेर, शाहाबाद, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये सब ज़िले थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि बकास्त किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध बिल्कुल हिंसक संघर्ष प्रारंभ कर दिए और फिर 46 से 48 तक बकास्त किसानों और बिहार के जमींदारों के बीच सशस्त्र संघर्ष चलता रहा, खून खराबा होता रहा। और ये संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक कि कांग्रेस सरकार ने बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 पारित नहीं किया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बिहार का बकास्त किसान आंदोलन था। अब इसी तरह आप देखेंगे कि एक बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ। उन्नीस 1946 में। अब बंगाल का तेभागा आंदोलन को अगर आप देखें तो ये त्रिपुरा से लेकर के बंगाल तक ये आंदोलन फैल गया था। और इस आंदोलन के नेता आप देखेंगे कि भवन सिंह और कंपाराम सिंह थे। इन किसान नेताओं के नेतृत्व में ये तेभागा आंदोलन शुरू हुआ। अब इस आंदोलन में ये निर्णय लिया गया था कि जो किसान जमींदारों की भूमि पर खेती करते हैं, उस भूमि का उपज का 2/3 भाग तो किसान स्वयं लेंगे। ठीक है, 2/3 कौन लेगा? किसान। और 1/3 भाग जो है वो जमींदार को दिया जाएगा। ये तो यहाँ तेभागा आंदोलन में जिन किसानों ने फैसला लिया कि 2/3 हम स्वयं लेंगे, 1/3 जमींदार को देंगे। इसी बंटवारे के कारण इस आंदोलन का नाम तेभागा आंदोलन पड़ा। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए आप देखेंगे कि यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल भेज करके इस कृषक आंदोलन का दमन कर दिया। तो ये जो है तेभागा आंदोलन था। इसी तरह तेलंगाना का किसान आंदोलन 1946-47। तेलंगाना क्षेत्र को अगर देखा जाए तो उस समय हैदराबाद के निजाम द्वारा शासित क्षेत्र था ये तेलंगाना। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किसानों में असंतोष व्याप्त हुआ था। ठीक है, अब तेलंगाना के किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता एक कम्युनिस्ट नेता कुमरैया थे। ठीक है, ये और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब तेलंगाना के किसानों से बहुत कम मूल्य पर
अनाजों की वसूली की जा रही थी, खरीदारी की जा रही थी, उसी समय से तेलंगाना के किसानों में भारी असंतोष व्याप्त हुआ और कुमरैया के नेतृत्व में यहाँ के किसान संगठित हुए, आवाज़ उठाई। 1946 में ये आंदोलन तब और तीव्र हो गया जब पुलिस द्वारा कुमरैया की हत्या कर दी गई। तो कुमरैया की हत्या से आप देखेंगे कि तेलंगाना का जो किसान आंदोलन था वो और तेज हो जाता है। और फिर आप देखेंगे कि 1946 में किसान और यहाँ के जो भी पुलिस बल था उनके बीच में भीषण संघर्ष प्रारंभ हुआ। यहाँ के किसानों ने ये भी मांग की थी कि हैदराबाद राज्य को समाप्त कर दिया जाए और उसे भारत संघ में सम्मिलित कर लिया जाए। 1947 तक पुलिस ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। तो ये आप देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान आंदोलनों के बारे में हमने चर्चा की। तो ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान आंदोलन, तो हमने आज आपको बताया कि किसान आंदोलन के क्या कारण थे, उन कारणों को आप विशेष रूप से। फिर हमने आपको बंगाल का नील आंदोलन, बंगाल का पावना विद्रोह के बारे में चर्चा की, दक्कन उपद्रव, केरल का मोपला विद्रोह, संयुक्त प्रांत का आंदोलन, एका आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अखिल भारतीय किसान सभा, और फिर उसके बाद हमने बिजौलिया आंदोलन, बिहार का बकास्त आंदोलन, तेभागा आंदोलन और तेलंगाना का कृषक आंदोलन। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। यह है कि सारे आंदोलनों की एक सूची आप तैयार करें, कौन कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, ये सब पूरा एक चार्ट बना लेंगे और उसके माध्यम से अगर आप तैयार करते हैं तो जा कर के ये सब आपको आत्मसात हो जाएंगे, याद रहेंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर फिर यहीं तक, ठीक है। अब कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक होगा 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। ठीक है, धन्यवाद।